जी डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, करम है, बड़ा एहसान है मालिक का। अच्छा, तो काइंडली ये बताइएगा कि जो आज की हमारी जो वर्कशॉप की एंडिंग टाइमिंग है वो क्या है? नहीं, 8:30 तो नहीं है। 8:30 नहीं है, आप चेक करें कि उस पे जो एंड टाइम है वो क्या आ रहा है। नहीं, फ्राइडे वाले दिन जो है वो 8:10 तक क्लास चलेगी, 6:30 से लेके 8:10 तक। आप अपना नहीं, मेरी बात सुने। आप में से कोई भी स्टूडेंट जो है ना वो मेरा व्हाट्सअप नंबर जिनके पास है वो अपना यूजर नेम जस्ट मुझे सेंड करे। कोई यूजर नेम सेंड कर सकता है मुझे, अपना व्हाट्सअप कर सकता है? जी ठीक है, ओके, बस ठीक है, क्लियर हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही आपने मुझे व्हाट्सअप किया, इसमें कोई शक नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं आप। अच्छा, हाँ जी, आईडी नंबर है, बस ठीक है, ओके डन, थैंक यू। आज हम स्टार्ट करते हैं, सर्वे क्या होता है। तो कोई अगर अपनी इनपुट देना चाहे तो काइंडली जरूर दे सकता है कि सर्वे क्या होता है। आप में से कोई देना चाहे इनपुट तो यू वेलकम। सर्वे क्या होता है? बेसिक टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर आप लोग भी आज इन्वॉल्व हो इस लेक्चर के अंदर, और काइंडली कोई बताना चाहे तो वो बता सकता है कि बेसिकली जो सर्वे है वो क्या होता है। जी आज मेरी आपकी क्लास जो है वो 8:10 तक चलेगी। ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक है। स्क्रीन सबको शो हो रही है? ओके, चलें। मैं भी इसको अब स्टार्ट करता हूं कि बेसिकली सर्वे है क्या। तो तवज्जो दीजिएगा, आपकी तवज्जो की जरूरत है। थैंक यू जी। जी वालेकुम सलाम। जी जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बस। लैपटॉप पे आपकी जो है वो वर्कशॉप चल रही है, साथ में स्क्रीन शेयर की हुई है। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं आप? ठीक हैं?
जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मैंने अपने सिस्टम पे जो है वो बुक पूरी खोली हुई है। तो सर्वे, अब सर्वे क्या होता है? जी सलामत रहें, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, सर्वे जो है ये बेसिकली एक अनदर टेक्निक है of data collection which has its pros and cons to. It is different from interviewing in the sense that in interviewing the questions or questionnaire are planned, prepare, organized and distributed to the interviewee, except in the case of the unstructured. हमने पीछे पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है. So however in the case of survey, the researcher has to reach the place without informing and without properly selecting the target audience as the interviewee. So the respondent do not know about the topic, they do not know how about the question possible be asked by an interviewer. They have to answer every question based on the knowledge or observation. चलें इसको सादा सी जुबान में आपको समझाने की कोशिश करता हूं. जो इंटरव्यू है वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जबकि सेमी स्ट्रक्चर हो सकता है. लेकिन जो सर्वे है, तरीकाकार इसमें भी यही है कि हम डेटे को कलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि जो इंटरव्यू करने वाला है, जिसका उसने इंटरव्यू करना होता है, उससे कोई भी वो सवाल पूछ सकता है और बताने वाला अपने इल्म के मुताबिक और अपनी कुफ्ते मुशाहदा के मुताबिक जो है वो जवाब दे सकता है. इसमें उसे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता. अगर सर्वे की एसेंस की बात करें और इसको अगर एक्सप्लेन करें, तो इसमें क्वेश्चनिंग होती जो है वो इंडिविजुअल ऑन द टॉपिक होती है, टॉपिक्स एंड देन डिस्क्राइबिंग देयर रिस्पांस होती है. सो बिजनेस स्टडी सर्वे के अंदर इसको अगर देखा जाए तो मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन is used to test concept, reflect the attitude of the people, establish the level of customer satisfaction, conduct है, segmentation, research है, etc. ये सारी जो चीजें हैं वो इसके अंदर फॉल करती हैं. जी डियर स्टूडेंट, सर्वे जो है वो मेन इसके दो पर्पस होते हैं. एक तो ये होता है कि डिस्क्राइबिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. उसके बाद टेस्टिंग है, हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप विद द पॉपुलेशन. द सर्वे मेथड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी. इसको 3 कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. सर्वे करने का जो तरीकाकार है, आप टेलीफोन के जरिए सर्वे कर सकते हैं, आप सेल फोन के जरिए सर्वे कर सकते हैं, आप ईमेल के जरिए सर्वे कर सकते हैं, आप पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं. ये इसके 3 मेथड हैं डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट. जैसा कि हमने पीछे इंटरव्यू को पढ़ा तो उसके भी 3 मेथड थे. कोई बात नहीं, खैर है भाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. यू वेलकम जी. कोई देर से आए, कोई टाइम से आए, आए सही, वेलकम. जी, तो जैसे हमने देखा डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट के इंटरव्यू की 3 इकसाम, तो इसी तरह से सर्वे करने की भी 3 इकसाम, मेल सर्वे, टेलीफोनिक और सेलर फोन सर्वे, पर्सनल इंटरव्यूज एटसेट्रा. ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर आती हैं. मेजर सर्वे मेथड एंड देयर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें क्वेश्चनर आ सकता है, इंटरव्यूज आ सकते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन आ सकती है. उसके बाद इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, नुकसानात भी हो सकते हैं. डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू हो सकता है. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसमें
स्क्रीन सबको शो हो रही है? स्क्रीन सबको विजिबल है? आप में से किसी दोस्त ने कल ये कहा था, स्टूडेंट ने, कि सर स्क्रीन भी साथ साथ शो किया करें। अच्छा, जहां तक कोई बात नहीं है, खैर है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब साथ साथ मैं इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूं, तो अब सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो कितना है 100 में से? ठीक है? चलें, गुड हो गया जी, आपको समझ आना जरूरी है। गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब देखा जाए तो इसमें जो है वो मेजर सर्वे मेथड्स को देखा जाए, उसकी डिस्क्रिप्शन को देखा जाए, तो क्वेश्चनेयर्स बनाए जाते हैं। उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, शॉर्टन टाइम पीरियड के अंदर हम बहुत ज्यादा मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं थ्रू सर्वे, और फोन सर्वे, ऑनलाइन सर्वे, इन पर्सन इंटरव्यू सर्वे, ये इसके कुछ मेथड्स हैं। अच्छा, फिर इनके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। इंटरव्यू का मेथड है, डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू है। ये आपके सामने एक चार्ट भी है क्वेश्चन प्रो का, जिसमें फोन सर्वे जो है उसमें ये भी होता है कि आप कोई एजेंसी हायर कर लेते हैं, और वो जो एजेंसी है वो आपके बिहाफ पे लोगों से सर्वे करती है, और फिर आपको जो है वो डेटा कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देती है। ऑनलाइन सर्वे है तो इस तरह से हम ये भी तरीकाकार जो है वो आजमा के देख लेते हैं। बाज़ का हम इसको सेल्फ मैनेज कर लेते हैं। बाज़ का ये होता है कि सेल्फ मैनेज करेंगे तो साफ ज़ाहिर है इसमें हमें डेटा एक्यूरेसी जो है उसको भी चेक कर लेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे इंटरनेट की नीड जो है उसकी जरूरत होगी। यहाँ पे ये जो है वो बड़ी अहम चीज है। और अगर इन पर्सन इंटरव्यू की बात करें तो ये बहुत गहरा अमल है, बहुत ज्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग अमल है, और इसमें आपको वक्त बहुत ज्यादा दरकार होता है सर्वे करने के लिए। तो यहां तक कोई मसला तो नहीं है डियर स्टूडेंट? अब आपको क्लियर है? जी ठीक है। एडवांटेज ऑफ सर्वे मेथड की बात करें तो सर्वे जो होता है ये फास्टर है, ये चीपर है एज कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन। इट मींस सच एज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स को देखा जाए तो प्राइमरी डेटा गैदरिंग थ्रू सर्वे आर रिलेटिवली इजी टू एनालाइज, एंड अमंग द डिफरेंट मेथड्स टूल्स डेटा गैदरिंग फॉर रिसर्च पर्पस, the survey methods tool is preferred by the many researcher due to the its various, इसके एडवांटेजेस काफी हैं। स्ट्रेंथ ठीक है, और इसके बाद बेनिफिट इसका बहुत ज्यादा है। हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस है। सर्वे जो है वो जो प्रोवाइड किया जाता है उसका लेवल और उसकी कैपेबिलिटी और उसकी जो कैपेसिटी है और जो पॉपुलेशन का जो एक उसके अंदर शरह है वो ज्यादा होती है। सो ड्यू टू द usual huge number of the people who answer a survey, the data being gathered possess a better description of the relative characteristic of the general population involved, etc. इस पे कास्ट आपकी लो आती है। ये बड़ी अहम चीज होती है कि नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, या लो कॉस्ट, नो कॉस्ट, जिसपे आपकी कॉस्ट कम आए, हम वो वाला टूल या वो वाला मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंफॉर्मेशन गेट की जा सके, डेटा इकट्ठा किया जा सके। कन्वीनियंट डेटा गैदरिंग है जी सर्वे के जरिए, जो तीन तरीकाकार हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फोन के जरिए सर्वे करें। आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन सर्वे हो रहा होता है, और मुख्तलिफ एड्स वगैरह चल रही होती हैं। जब भी आप वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर आप भरमार हो जाती है एड्स की, और वो बेशुमार उसके अंदर पेज, उस पेज के ऊपर कई पेज छोटे छोटे से खुल जाते हैं। उसके बाद गुड स्टैटिकल सिग्निफिकेंस है, उस लिटिल और नो ऑब्जर्वर सब्जेक्टिविटी है, प्रिसाइज रिजल्ट है जी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है जी, सही कह रहे हैं।
प्रिसाइज रिजल्ट है, अ क्वेश्चन इन द सर्वे शुड अंडरगो स्क्रूटनी एंड स्टैंडर्डाइज, दे प्रोवाइड, वो पैसे इसलिए देते हैं कि सर्वे जो है वो पैसे दे के करवा लिया और रिपोर्ट अपनी मर्जी की बनवा ली और उसमें ये कहा जी कि ये देखें कि हमने अपनी कंपनी का सर्वे करवाया, प्रोडक्ट का सर्वे करवाया है या पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे करवाया है या इस तरह की कोई और चीज जो है वो उसका सर्वे करवाया है, तो उस पे ये होता है कि जी जो है वो अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लिया और फिर अवाम को ये दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत अच्छे हैं। सो प्रिसाइज रिजल्ट है, इसके कुछ नुकसानात भी हैं सर्वे के। सर्वे आल्सो हैव देयर फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस एंड वीक पॉइंट दैट मस्ट बी कंसीडर्ड इन सम In some cases, unwillingness or inability of the respondent to provide information, the human bias of the respondent, that respondent provide inaccurate information, etc. उसके बाद ये भी है, inflexible design होता है, no ideal for the conversational issues, etc. ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। Possible inappropriateness question आ जाते हैं इसके अंदर, जो स्टैंडर्डाइज नहीं होते वो इसके अंदर पूछे जाते हैं, जिसकी वजह से बाज का जो है वो इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन सही गेट नहीं हो पाती। अच्छा, एक मिसाल भी आपको पुट करता हूं, आप लोगों को मजीद इस तरह से समझ आ जाएगी। जो पाकिस्तान के अंदर डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स सेंसिस करवाया जाता है, मर्दमशुमारी करवाई जाती है, उसमें भी बहुत ज्यादा फेक जो डेटा होता है वो फीड किया जाता है, उसको फेड कर दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि पॉपुलेशन जो है वो कम से कम शो करवाई जाए, या उसके अंदर जो है वो आप साफ ज़ाहिर कम शो करवाई जाएगी तो कि जी हमारे मुल्क की आबादी कम है और इसमें जो है वो इतने लोग पढ़े लिखे हैं, पता चल जाता है कौन सी एज के हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसी की वजह से रिगिंग होती है और इसी वजह से तो जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ वोटिंग है वो ये करवाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह से तो रिजल्ट जो है वो फौरन आ जाता है और दूसरा ये है कि उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो रिगिंग नहीं हो सकती और रिजल्ट जो होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होती। अच्छा, फिर इसमें ये भी है कि डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप अपने आप को अच्छा बनाकर पेश की जाने की जो है वो हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है। तो सर्वे जो है इजी टू एडमिनिस्टर है, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिमोटली वॉइस ऑनलाइन कंडक्ट रिमोटली कैन रिड्यूस और प्रिवेंट जोग्राफिकल डिपेंडेंस एक्सेट्रा, बेशुमार इसके फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं जिसको उसने ओवरव्यू किया हुआ है। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब आपके पास टॉपिक है ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग इन रिसर्च। जो रिसर्च होती है उसमें जो है किस तरह से किसी चीज को उसका मुशाहिदा करके उसको टेस्ट कैसे किया जाता है। तो ये आपके सामने एक चार्ट भी आपको नजर आ रहा है। ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग जो है वो बेसिकली ये भी डेटा इकट्ठा करने का टूल है, सोशल साइंसेस से रिलेटेड है और ये है कि इसमें हम डेटा इकट्ठा करते हैं तो इसमें जो होता है ना वो वेल डिजाइन नहीं होता मॉडल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो होती है वो हर एक की अपनी अपनी होती है और कोई बंदा जस्ट ऑब्जर्वर होता है, कोई कीन और ऑब्जर्वर होता है, कोई बहुत ज्यादा शार्प ऑब्जर्वर होता है और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टॉपिक टू टॉपिक। सो हम ये कह सकते हैं इसके जो पैरामीटर हैं वो डेटा को कलेक्ट करने के वो पहले से सेट किए जाते हैं और इस तरह का जो डेटा कलेक्शन वाला टूल है उसके जैसे कि 5 सेंसेस हैं आर यूज्ड टू कलेक्ट डेटा, प्रेफरेबली आईज, ईयर, उसके बाद जनाब आपके यूज मोर फ्रीक्वेंटली इन दिस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन द रिसर्चर फाइंड एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ द डिफिकल्टीज इन आवर सिनेरियो एटसेट्रा, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। जी जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, तो इसमें ये है कि विच वन प्रोड्यूस 100 कॉपीज फास्टर। इसके अंदर ये है कि एक एग्जांपल दी हुई है, टेस्टिंग इज कंपेयर आइटम इन आइटम ऑफ सम क्राइटेरियन और सेट ऑफ द क्राइटेरिया, टेस्टिंग विच इज
the heart of my scientific and technical disciplines, etc. तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इसमें क्या है कि बैक टू बैक कॉपियर, विच वन मीन जनरेट लेस हीट एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। हम जब सर्वे करते हैं तो फिर हमें उससे जो है वो बाखूबी अंदाजा हो जाता है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन रिसर्च इज ऑफन ये क्वालिटेटिव होती है, मीन इक्वली quantitative research techniques where researcher observe participant ongoing behavior in the natural situation depending on the type of the observation, research and goal of the study. The market researcher will have varying level of the participation in the study. So sometimes researcher will insert themselves into the environment, and other time the researcher will not intervene in the setting and observe from the distant or laboratory setting, etc. So dear and respected students, three type of observational research होती है। एक कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद कंट्रोल ऑब्जर्वेशन है, ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन होती है दैट टेक प्लेस इन द साइकी लैब। द रिसर्चर हैज क्वेश्चनर। क्या है कि रिसर्चर जो होता है वो अपने माइंड के अंदर क्वेश्चंस बनाता है, कंट्रोल करता है वेरिएबल्स को, पार्टिसिपेंट्स को, ऑब्जर्वेशंस को, लोकेशन को, टाइम को, स्टडी को, सारी चीजों को देखता है। इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं कि यू कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल फॉर योर सैम्पलिंग एंड हैव द अदर market researcher use the same codes, and the coded data is easily to analyze and identify. Control study are not एज टाइम कंज्यूमिंग। लिमिटेशन भी है इसकी कुछ, वो भी इसके अंदर डिस्कशन की गई है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है जी, ये एक दूसरी टाइप है इसकी जो ऑब्जर्वेशन है रिसर्च। ये इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन इज व्हेन रिसर्चर स्टडी द बिहेवियर्स ऑफ द पार्टिसिपेंट इन अ नेचुरल सराउंडिंग एटसेट्रा। इसके भी कुछ फायदे या नुकसान हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं जिसको देखना पड़ता है, जिसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है जी, लिमिटेशन है इसकी। कलेक्टिंग पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, ये एक आपका टॉपिक है डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, कलेक्टिंग पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है। मैं चैट रिव्यू कर रहा होता हूँ साथ साथ। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं हर चीज़ को रिव्यू करता हूँ साथ साथ ना। ये मेरी शुरू से आदत है और एक अरसे से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस चैट पैनल के अंदर, चैट मीटिंग के अंदर आप लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। अदरवाइज तो धड़ाधड़ जो है वो इररेलेवेंट किस्म की टॉक हो रही होती है और वो अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। बंदा बड़ा बेहंगम सा और बड़ा एक बाशऊर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला बंदा बड़ा अजीब सा लगता है कि हम इतना जो है वो हमारे पास फ्री टाइम है कि हम जो है वो इररेलेवेंट किस्म की और केयरलेस किस्म की जो टॉक है वो कर रहे होते हैं। वो एक बीए की जो है ना पोएम है मेरा ख्याल है, जिसमें वो एक करेक्टर है कैगवा का। फीमेल का काम है मतलब गपशप लगाना, उसमें मेल भी बीच में फिर आ जाते हैं। तो बहरहाल हम किसी को पिन पॉइंट तो नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि वो उसमें है कि
टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, ये शायद आपने पोएम पढ़ी है किसी ने बीए के अंदर, कि मेरा बातूनीपन मुझे यहाँ ले आया। उसमें जो है वो उसकी शॉर्टकमिंग्स, फुलीज और एब्सर्डिटीज की वजह से वो जो है वो मौत का शिकार हो जाता है, ठीक है। और उसकी जो जुबान है वो कंट्रोल ना होने की वजह से वो मर जाता है। तो फिर वो जो खोपड़ी होती है वो मुंह खोलती है और वो उससे पूछती है कि आप यहाँ पे कैसे आए। तो फिर वो जो मरा हुआ शख्स है वो बोलता है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, इट मींस इररिलेवेंट एंड केयरलेस टॉक जो है वो उसकी मौत का सबब बन जाती है। जी स्टूडेंट्स, कलेक्टिंग पब्लिश्ड, अजान हो रही है। मैं असल में ना इस मेरा मैंने आज इंशाल्लाह जो छठा यूनिट है उसको हाफ तक जो है ना वो करना है इंशाल्लाह। स्टूडेंट आप नहीं, कोई इशू नहीं है, क्लास को पढ़ाने के बाद पढ़ लेंगे नमाज। असल में क्लास भी जरूरी है। तो अच्छा, देते हैं आपको 4-5 मिनट की ब्रेक दे देंगे, लेकिन यह है कि मैं कुछ इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसमें यह है कि कलेक्टिंग पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है कि भी ये सेक्शन के अंदर क्या होता है कि डिस्कशन की जाती है कि कैसे जो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया जाता है, उसको गैदर किया जाता है। मीन वो रिटर्न प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और फिर आप इसको केयरफुली प्लान करते हैं और डेवलप करते हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए आप रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं। और इसके बेशुमार आपको पता है periodicals मौजूद हैं, बुक्स मौजूद हैं, लाइब्रेरीज जो है वो इंटरनेट लाइब्रेरीज मौजूद हैं, ई लाइब्रेरीज जिनको कहा जाता है। आप उनका इस्तेमाल करके जो है वो डेटे को इकट्ठा कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सोर्स का इस्तेमाल करते हुए आप इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं और स्ट्रेटजी को जो है वो सर्च कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। और फिर उसके बाद क्या है, डिवेल्प का स्ट्रेटजी अगर आपने कोई डिवेल्प करनी है तो उसमें बुक रेलिवेंट टू द इशू अंडर स्टडी, जर्नल है रिलेटेड टू द रिसर्च एरिया, रेलिवेंट वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, आप डेटे को गैदर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको मिसाल भी दी है कि ई लाइब्रेरीज के जरिए आप रेलिवेंट जो बुक्स हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सर्च हेल्पफुल सोर्सेज हैं, उसके अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो रिसर्च इंजन हैं उनके जरिए और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, आपकी रिसर्च के मेथड को, आपकी स्किल्स को, आपके टेक्निकल नॉलेज को, आपको जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए मददगार साबित हो सकती है चीजें। फिर रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स की बात करें तो फाइंडिंग ऑफ द रिसर्च आर द की फीचर ऑफ द रिसर्चर, I mean which can take researcher to arrive at the certain conclusion and he may be able to give recommendation based on the conclusion. For this purpose finding should be recorded as there is a lot of efforts but put together to reach the findings etc. So dear and respected student, determine your audience। और इसमें हमने ये चीज चेक की है कि हर जो भी मेथड हमने इस्तेमाल किया डेटे को गैदर करने का, गेट करने का, उसको उसमें से उसको ऑब्जर्व करने का, सर्वे करने का, इंटरव्यू करने का, तो उसमें हमने अपने ऑडियंस को जो है वो जरूर मद्देनजर रखा है। और ऑडियंस जो है वो ज्यादा अहम है और उसमें लाइक कह लें कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो बड़ा अहम है। तो इस तरह से इन चीजों को भी जो है वो जरूर फॉलो किया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी समझी जाती है। उसके बाद यह है कि जनरेट क्वेश्चन, व्हाट इज मेड ऑफ, हाउ इज इट मेड, who use it, where is it used, क्वेश्चन है।
what is its history, do expert disagree about any of these questions, who make it, what are the its effects, how is it regulate, etc. ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आती हैं। प्रेडिक्ट प्रोबेबल सोर्स है जी। जी जी बिल्कुल, सैम्पलिंग जो मेथड है, साइज ऑफ सैंपल्स आर आल्सो डिटरमाइंड बाय द ऑडियंस। और ये इसमें ये भी आप कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो प्रेडिक्ट द प्रोबेबल सोर्स की बात करें तो ऑल कॉन्सेप्ट्स हैव ग्रोन और ग्रोथ पैटर्न फ्रॉम द न्यू एंड अनयूजुअल established and respected throughout the pattern. They are discussed in the predictable, but every different type of source, new and unusual information is available on only from a few people, probably in the form of letters, conversations, emails, answer the literary queries, personal websites, etc. Consider the age of information. So dear and respected students, क्या है कि if you are dear student, जी डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कंसीडर द एज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो इन योर टॉपिक डिमांड इंफॉर्मेशन then a year old consult periodical government documents, annual reviews, and online database, write letters, call individuals, ask on a lister or search on webs, etc. So if your topic require older standard information, consult bibliographic annual review, yearbooks, encyclopedic and almanacs and textbook, etc. तो आजकल के दौर के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन का दौर है। तो जो मुख्तलिफ एप्स हैं लाइक स्काइप, ट्विटर, उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, डिग एंड जीमेल और इस तरह की और जो दूसरी एप्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं डेटे को फाइंड करने में और डेटे को सर्च करने में। तो कंसीडर द टेक्निकल लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें ये होता है कि use technical journals, interviews with professional and specialized encyclopedia and handbooks on the job. Also use technical reports from the company's technical information department, etc. So search for the keys, helpful concept to guide your searching the key, an item that writer consultantly repeat, look for key and key documents, etc. So watch for the key document,
उसके बाद इंटरनेट रिसर्च है. Internet is a social phenomena, a tool, and also field site for the research. Depending on the role the internet play in the research project or how it is conceptualized by the researcher, different epistemology, logistical and ethical consideration will come into play, etc. Internet originally describe a network of the computer that made possible decentralized transmission of the information. Now the term server yes, serve as an umbrella for the innumerable technologies, devices, capacities, uses, and social spaces within these technologies. Many ethical and methodological issues arises, and as such, internet research call for the new models of the ethical evaluation and consideration, etc. ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. Internet research encompasses utilize the internet to collect data or information, study how the people use assess the internet, and utilize or engage in data processing, studies software code and internet technologies, examine the design of the structure of the systems. So इसके अंदर इमेजेस आ जाती हैं, राइटिंग आ जाती है, मीडिया फॉर्म आ जाता है, स्टडीड large scale of production I use regulation of the internet by the governments, industries, corporations, military forces, etc. What is the ethics in research and why is it important? So ethical standard research should follow avoid any risky of the considerably harming people, obtain informed consent from all the involved in the study, preserve privacy and confidentially, whenever possible take special precautions, and do not plagiarize the work of the other, no not skew their conclusion based on finding, etc. जी डियर स्टूडेंट, यहां तक ये आपका जो है वो यूनिट था, यूनिट नंबर 5. जी स्टूडेंट्स, आप इंट्रोडक्शन टू द पेज डिजाइनिंग की बात करें तो एन इंडिपेंडेंट author has to make a long journey from the commencement of the content to its final document. Earlier in the past, book writing and publishing had different ways to adopt, which were comparatively simple. But nowadays, when the authors get started publishing a book, their projects generally contain plans for both print books and e-books. So this make a lot of sense. The popularity of e-readers has grown up now, and it is imperative. नहीं, क्विज मैं तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्विज जो है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है. जो आप अच्छा क्विज से मुतल्लिक भी आपको बता देते हैं कि क्विज कोई भी स्टूडेंट ना छोड़े. आप 3 इसमें अटेम्प्ट्स ले सकते हैं और कोशिश करें कि 20 से ज़्यादा नंबर लें और अल्लाह ताला सबको कामयाब करे. 30 नंबर है आपके क्विज के. तो अब देखें कि इसमें ई बुक का जो कंसेप्ट है, और आवर बेसिक कंसर्न इज टू फोकस. नहीं, 3 दफा मैंने ये कहा है कि 3 दफा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. अगर नंबर कम आते हैं पहली अटेम्प्ट में, अगर फॉर एग्जांपल किसी के 15 आ जाते हैं तो दूसरी अटेम्प्ट ले ले, अल्लाह करे उसमें से उसके 20 आ जाएं तो वो तीसरी अटेम्प्ट लेना चाहता है तो तीसरी भी ले ले, और अगर उसमें से उसके 25 आ जाते हैं तो या 28 आ जाते हैं तो वही कंसीडर होंगे. ये इसके अंदर जो है ना आपको एडवांटेज है. So however, our basic concern is to focus on print books and their page designing according to the Tyson group. जो क्वेश्चन क्विज है वो कोई स्किप ना करे.
सर मैंने वही कहा है, आपने मेरी शायद बात नहीं सुनी, कि अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स ली हैं और उनमें से जौन से आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो उसको जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। उस पर लिखा भी आ जाता है। सो ई बुक है, प्रिंट बुक्स है, नॉवेल्स फॉर्मेटिंग है, लेआउट है, इसमें ये सारी चीजें हैं। जैसे कोई किताब अगर, वो ठीक है जी, अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि आपको पता है कि यूजिंग विजुअल फीचर्स टू रिवील कंटेंट, visual features are very important in page designing which bring content lights including space chunks, uh, जी ठीक है जी, शुक्रिया। जिसने भी जो भी सुना है, जैसे जैसे भी उसको समझा है, आपकी मेहरबानी। सो क्या है, इंक्लूडिंग स्पेस चंक्स बुलेट्स एंड हेड सिस्टम एंड हेडर, paginations and ruler, etc. So white space and chunks hai, so white space is the central feature of the document, which is an place where there is no text. As we know that there is a space between the lines, between the paragraph, between the words, and this white space is liable to create chunks, which are blocks of the text. These are chunks and reveal logical structure to the reader. It is significant to the explicate that the rules of the creating chunk is quite simple. So in other words, white space is used to make the individual units of meaning stand out. बुलेट्स एंड नंबर का कॉन्सेप्ट है, यू नो वेरी वेल कि बुलेट्स एंड नंबर कैसे लगाए जा सकते हैं। जो MS वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा है कि आप उसमें बुलेट्स एंड नंबर सिंबल्स कौन कौन सी जो है वो लगा सकते हैं। आप हर चीज को अटैच कर सकते हैं। हेड सिस्टम है, हेड में बी अ वर्ड और फ्रेज विच इज used to denote the content of the section, which follow a heading system. The head system can be called the pattern of the head level used indicated content and their hierarchy of the section present in the documentation. So head facilitate the reader to get information as these heads are written in the table of the content, list of the illustration or on the index section, etc. So heading style hai, level hai, following an extract from the chapter 2 of the PhD thesis of Dr. Arshad Mahmood, supervisor of the authors of this book, to make head level or heading levels understandable for the reader. In this respect, the first two heading are the main heading and the start with the chapter, etc. जी स्टूडेंट्स, तो उसमें हेडिंग लेवल है, मेन हेडिंग, सब हेडिंग एंड देन सब हेडिंग की हेडिंग्स, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर जो है वो पैटर्न को फॉलो किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, इसमें लाइक मीडिया स्टडीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूज, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर्स हैं, यानी 2.1, 2.2, 2.3, एंड देन उसके आगे फिर अगर आप हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो वो बुलेट्स एंड नंबर लगा देते हैं अल्फाबेटिकली, एंड सो ऑन। सो फंक्शन ऑफ द हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स आर टिपिकल topographic of the technical document and the serve
numerous imperative functions. For example, they deliver an organizational outline of indicate the hierarchical relationship, the permit the reader to scan and read selectively, the enlarge the readability of the documentation by providing breaks and white space. General principle for designing headings है तो classified connections of the ideas, consistency है और readability है, specificity है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. और हेडर्स और फुटर की बात करें तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, ये एक बहुत जबरदस्त अमल है जो हेडर एंड फुटर का जो कॉन्सेप्ट है. जब भी आप कोई पेज डिजाइन करते हैं तो उसमें हम इस चीज को जरूर जो है वो देखते हैं कि आपका नेम और उसके बाद जो है वो नीचे एड्रेस, फोन नंबर, आपका जीमेल आईडी एटसेट्रा, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं हेडर एंड फुटर के अंदर. और बाकी जो पेज का सेंटर है, जो टेक्स्ट बॉडी है, वहां पे आप लोग कोई भी मटेरियल वगैरह लिख सकते हो. और मार्जिन भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. पेज साइज को भी आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं. लैंडस्केप लेना है, पोर्ट्रेट लेना है, पेज साइज कौन सा लेना है, 4 लेना है, लीगल लेना है या लेटर साइज लेना है, जो सा भी पेज आपने लेना है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. मार्जिन एंड स्पेसिंग की भी बात हमने की है. अच्छा, फिर ये है कि डियर स्टूडेंट, अगर आपकी इजाजत हो तो कोई 7-8 मिनट की ब्रेक ले लेता हूं. क्योंकि मैं 6:30 से ऑनवर्ड 1 घंटा मुझे पूरा हो गया लगातार मैं लेक्चर में हूं. जी थैंक यू, शुक्रिया आपके ताउन का शुक्रिया जी. जी स्टूडेंट्स, जब आप टेक्स्ट को डिज़ाइन करते हैं तो कुछ फीचर आपको मीनिंग कन्वे करते हैं. जब आप हाईलाइट करते हैं तो उसमें फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, कॉलम्स हैं, लाइन की लेंथ है, जस्टिफिकेशन है, अलाइनमेंट है. तो ये आपके टेक्स्ट को जो है वो ज़्यादा अच्छा बना देती है. आप किसी तहरीर को आई कैचिंग करने के लिए किसी को बोल्ड कर देते हैं, किसी को इटैलिक कर देते हैं, और उसके बाद वर्टिकल लिस्ट होती है, कोटेशन मार्क होता है, आप कैपिटल लेटर्स को टाइप कर लेते हैं. लोअर केस होता है, उसमें टोगल केस भी है जी, उसमें आपके पास सेंटेंस केस भी होता है. ये सारी चीज़ें भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. फाउंट साइज, लीडिंग कॉलम्स, लाइन लेंथ एंड जस्टिफिकेशन है. तो ये फाउंट का आप लोगों को पता ही है बेसिकली, जो भी मैंने आपको बयान कर दिया है. आप फाउंट साइज उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं. नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है. जी क्वेश्चन आपका क्या है? डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप इसमें बेशुमार आपके पास फाउंट स्टाइल पड़े होते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं. नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल भी ऐसा इशू नहीं है. क्विज जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही बन के आता है और उसी को फॉलो किया जाता है. और डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसके बाद ये भी देखा जाता है कि फाउंट साइज क्या है. तो उसमें आप फाउंट का साइज जो है वो मिनिमम 10 से लेके 72 तक आप जा सकते हैं और उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. लीडिंग है, कॉलम लाइन है, लेंथ है, जस्टिफिकेशन है,
डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, डेवलपिंग द स्टाइल एंड शीट टेम्पलेट भी है। उसके बाद सिलेक्ट मार्जिन है, हेडिंग्स का लेवल है, जो आपको नीड होती है उसी के मुताबिक आप स्टाइल उसका चूज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं पेज को, फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं, आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपने एडेंट कितना रखना है। उसके बाद ये आप रूल्स को फॉलो करते हुए इसको जो है वो पेज को अरेंज कर सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये आप इस चीज़ को बेहतर जानते हैं जिन्होंने जो एमएस वर्ड पे, जैसे कि आप लोग असाइनमेंट बनाते हो तो एमएस वर्ड पे बनाते हो और फिर उसके बाद आप उस पर मुख्तलिफ किस्म के फाउंट स्टाइल, हेडिंग, सब हेडिंग और बोल्ड, इटैलिक, ऑल कैपिटल्स, लोअर केस, सेंटेंस केस का अप्लाई कर लेते हो, जैसे कि आपके सामने ये एक तहरीर एक सैंपल के तौर पे मौजूद भी है। स्टूडेंट्स, उसके बाद ये है कि आप वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कलर स्कीम एडजस्ट कर सकते हो, जी पेपर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज का ये वाला जो यूनिट था वो यहाँ तक ही था बेसिकली। तो अगर आप कहते हैं तो रिव्यू कर देता हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये आज तक के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है, और कल हम 7वां यूनिट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ज़िंदगी से तंदुरुस्ती रखे, और रिव्यू अभी दे दूंगा एंड पे आपको, ठीक है। आज का आपको लेक्चर कैसा लगा? इनपुट अपनी ज़रूर दें कि डिज़ाइनिंग ऑफ द पेज जो है ये बिल्कुल आसान टॉपिक था, मेरा ख्याल है आसान तरीन टॉपिक आपकी इसकी इस जो है वो बुक के अंदर, बेसिक्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। अच्छा, ज़्यादा भी तारीफ ना करें कि वो फ्लैटरिंग टंग लगे और खुशामद लगे, इस तरह की जो है वो कोशिश करें कि ये स्टूडेंट, एक आप लोगों के लिए शेर अर्ज है, एक शेर आप लोगों की नज़र, वो भी सुन लें। क्योंकि मैंने एमए उर्दू भी किया हुआ है, तो फिर लिटरेचर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी एक एफिलिएशन है कि इरादा रोज़ करता हूँ मगर कुछ नहीं कर सकता, इरादा रोज़ करता हूँ मगर कुछ नहीं कर सकता, मैं पेशावर फरेबी हूँ मोहब्बत कर नहीं सकता, और यहाँ हर एक चेहरे पे अलग तहरीर लिखी है, मेरी आंखों में आंसू हैं अभी कुछ पढ़ नहीं सकता, और मैं इस उस घर का मुकीमी हूँ जिसे औकात कहते हैं, मैं अपनी हद में रहता हूँ सो आगे बढ़ नहीं सकता। आखिरी शेर है इसका, और अभी कुछ शेर रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगज, अभी कुछ शेर रहते हैं मगर लिखने नहीं हरगिज, किसी की लाज रखनी है सो जाहिर नहीं कर सकता। तो ये एक दुनिया है, दुनियादारी है, इसमें भाईजान शुक्रिया, थैंक यू। वजह यह है कि चाहे उर्दू अदब है चाहे इंग्लिश अदब है, तो कहा यह जाता है कि लिटरेचर इज डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी। कि अदब जो होता है वो अदब बराए अदब भी होता है और अदब बराए जिंदगी भी होता है। तो अदब के साथ मोहब्बत की जाए तो
चलें जी, इस शेर के साथ, इस गज़ल के साथ मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, जो आप अच्छा लिख जाएंगे वो आपको मार्क्स दे जाएगा इंशाल्लाह। ओके जी, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज़।